हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 हम खत्म कर चुके हैं। उसमें हमने भारतीय संविधान की जो सैलिएंट फीचर है उसके बारे में जाना था। पार्ट 1 में हमने संविधान के कुछ फीचर का डिस्कस किया था। उनमें हमने 4 फीचर के बारे में देखा था जो संविधान के लक्षण को बताते थे। उसमें पहला था लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा हमने फीचर देखा था ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इसमें बताया गया था कि हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे सोर्स से विहित है, मीन्स बहुत सारे स्रोतों से देख के हमारा संविधान लिखा गया था। साथ ही साथ में तीसरा फीचर था ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे संविधान में रिजिडिटी भी है, हमारा टफ भी है। इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं वो टफ तरीके से भी होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आसानी से भी इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। हमने पढ़ा था इसके बारे में आर्टिकल 368 में 368 में 2 तरीके के जो अमेंडमेंट है उसके बारे में हमने देखा था। और फोर्थ फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस्ड। अब हमारा जो फेडरल सिस्टम है किस प्रकार का उसके बारे में भी हमने देखा। आज हम 5वां फीचर देखेंगे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में होगा। तो हम पढ़ेंगे आज 5th फीचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 5वां फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, सरकार का संसदीय स्वरूप, इसके बारे में बात करें तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है वो संविधान बना रहे थे, संविधान लिख रहे थे, तो उनके सामने 2 ऑप्शन थे कि आप सरकार का कौन सा स्वरूप है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, कौन सा फॉर्म है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय स्वरूप या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक स्वरूप। तो हम है वो यूके के टच में थे। हम मतलब इंडिया पर यूके का अधिकार था ना, तो ब्रिटेन का अधिकार था, तो हम उस सिस्टम से वाकिफ भी थे। और भी कई सारे रीजन आप देखोगे, वो जो हमारा देश है उस टाइम इतना एजुकेटेड नहीं था और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी टफ था, देश के आम पब्लिक में समझ में नहीं आता। तो ऐसे कई सारे रीजन की वजह से हमने चूज़ किया था पार्लियामेंट का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने चूज किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्या होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में, मतलब एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, इन दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन यानी कोऑर्डिनेशन के रिलेशन होते हैं। मतलब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव व लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेटिव है वो कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन पर आधारित होते हैं। इन दोनों पे बेस पर ये काम करते हैं। बट जब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, आदेशात्मक सिस्टम की बात करते हैं, तो इनमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दोनों में डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन क्या है, इसमें सेपरेशन यानी विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी कि जो इसमें एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है ये दोनों आपस में एक दूसरे से दखल नहीं देते, ये अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते, दोनों में विभाजन होता है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, इसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव की ओर। आप इसके बारे में जानते भी होंगे, नहीं तो आप जब डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बारे में तब हम ये भी देख लेंगे कि एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव की ओर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोनों कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ में मिलकर काम करते हैं, सहयोग और सहायता से मिलकर एक दूसरे मिलकर साथ में काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने अडॉप्ट भी किया था ये सिस्टम। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इसे वेस्ट मिनिस्टर भी कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर मीन्स यूके में था, वहाँ पर जो ये था ना तो उसे वेस्ट मिनिस्टर कहा जाता था, इसलिए इसे वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। रेस्पॉन्सिबल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये है ना, इसमें एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेटिव के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कैबिनेट मीन्स मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें मंत्रिमंडल होता है वो पूरी सरकार पर हावी होते हैं, मतलब वही लीडर होते हैं, तो इसलिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है इसे। अब इसके फीचर क्या क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कैसे पता चलता है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे इसमें बात करते हैं। देखो, हमारे स्टेट का हेड है, ठीक है, या गवर्नमेंट का हेड है, वो नॉमिनल है और रियल भी है। नॉमिनल कौन है, नॉमिनल है राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, और रियल है वो प्रधानमंत्री जी। तो ये किसका सिस्टम है, मतलब ये किसका फीचर है कि एक नॉमिनल हेड होगा, एक होगा रियल हेड। नॉमिनल हेड होंगे प्रेसिडेंट जी और रियल हेड होंगे प्रधानमंत्री जी। तो ये किसका फीचर है, ये फीचर है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। तो हमारी ये भारत के संविधान में ये फीचर देखा जाता है, भारत की सरकार का जो सिस्टम है उसमें ये फीचर देखा जाता है। तो एक फीचर है। दूसरे की बात करें तो इसमें मेजोरिटी इसमें जो सरकार कौन चलाएगी, तो जिसकी मेजोरिटी वही पार्टी रूल करेगी। तो इसमें मेजोरिटी पार्टी का रूल का सिस्टम है। इसमें मतलब जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं,
जो पार्टी जिसकी मेजोरिटी है, जो सत्ता में वही आएगी पार्टी जिसकी मेजोरिटी है। और मतलब आप जो यूएस की बात करोगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहाँ अलग सिस्टम चलता है। आपने जो फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि यूएस में कैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट को कैसे चूज किया जाता है, तो वहाँ आप देखोगे काफ़ी अलग तरीका का सिस्टम होता है। तो एक नॉमिनल रियल हेड है, फिर मेजोरिटी पार्टी रूल का सिस्टम है, जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा वही सत्ता में आएगा। तीसरे फीचर की बात करें, लेजिस्लेचर के प्रति एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या कहना चाहता है, जो लेजिस्लेटिव होती है विधायिका की बात करते हैं, पूरा पार्लियामेंट आ गया जिसमें पूरी लोकसभा की, ठीक है, इसमें विपक्ष है सत्ता पक्ष है दोनों शामिल है। तो एग्जीक्यूटिव यानी सत्ता पक्ष है और लेजिस्लेटिव में तो विपक्ष और सत्ता दोनों ही है। तो जो एग्जीक्यूटिव है ना, ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर की। अगर एक प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोल दिया कि हमने ये काम किया है, तो जो भी मिनिस्टर है या जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनके खिलाफ जाके बाहर बयान नहीं दे सकते, ठीक है, कि हमने ये काम नहीं किया है। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। साथ ही साथ में एक अगर प्रधानमंत्री जी अपना इस्तीफा देते हैं तो पूरी पार्लियामेंट पूरा मंत्रिमंडल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हाँ एक ने कुछ बोल दिया दूसरा जाके चेंज कर सकता है। तो पूरी ये एग्जीक्यूटिव है पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल है, वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है, एक साथ रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चौथे फीचर की बात करें, इसमें प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व है, लीडरशिप है। लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होगा। ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। फिफ्थ फीचर की बात करें तो इसमें जो लोकसभा है, निचला सदन जिसे कहते हैं, लोअर हाउस कहा जाता है, उसका डिजोल्यूशन हो सकता है, वो विघटन हो सकता है, वो टूट सकता है। पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो निचला सदन है उसका विघटन नहीं हो सकता है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहाँ निचले सदन का डिजोल्यूशन यानी विघटन हो सकता है। तो ये फीचर के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों अडॉप्ट किया गया था ये भी हमने देखा, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखा, और इसके फीचर भी हम देखे। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट का सिस्टम है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सिस्टम से किस प्रकार से भिन्न है, अलग किस प्रकार से, डिफरेंस क्या है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमने अडॉप्ट तो ब्रिटेन से भी किया, बट कुछ डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस उसके बारे में बात करें तो इंडियन की जो पार्लियामेंट है ना वो इतनी सोवरन नहीं है, संप्रभु नहीं है जितने की यूके में। यूके में क्या होता है कि पार्लियामेंट है, एक कहावत भी है, यूके में पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकते हैं। उससे आपने कहावत सुना होगा जब हम 10th-12th में पढ़ते थे, अगर किसी के पास में पॉलिटी रही होगी 10th में तो उन्होंने देखा होगा कि यूके में कहावत है, मतलब एक कहावत है कि यूके में पार्लियामेंट है ना वो कुछ भी चेंज कर सकती, कुछ भी, उनके पास इतनी पावर है, मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट पूरी तरह से सोवरेनिटी है, कुछ भी चेंज कर सकती है। जबकि इंडिया में ना पार्लियामेंट इतने पावर नहीं है कि कुछ भी चेंज कर सकती है। कुछ चीज़ें हैं वो इंडिया में पार्लियामेंट भी सॉल्व नहीं कर सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती है। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस, उसमें कहा गया था बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हमारा जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, जिससे प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होते हैं, उनका निर्वाचन होता है, चुनाव द्वारा उन्हें चूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो देश है वो रिपब्लिक देश है, मतलब रिपब्लिक कंट्री है, गणतंत्र है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है। उससे मतलब हमारे अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन जो लोग होते हैं वो भाग लेते हैं, बट होते तो इलेक्टेड ही है ना। तो हमारे जो गवर्नमेंट के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है। बट बात करते हैं हम यूके की, तो वहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट है ना वो इलेक्टेड नहीं है, वो नॉमिनेटेड है, और वो वैसे वंशवाद से, मतलब उत्तराधिकार रूप से चलते ही आएंगे, वही रहेंगे, जो किंग है क्वीन है वही राजा रहेंगे, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और हम बात करते हैं ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इसी प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है। जो प्राइम मिनिस्टर के बाद पीएमओ वो आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर के बारे में डिस्कस कर लें। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुपीरियरिटी या सुप्रीमेसी में समन्वयता। इससे क्या कहना जाता है, देखो एक तरह से पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, साथ ही साथ जुडिशियल है वो सुप्रीमेसी है उसकी, ठीक है। इसके बीच में समन्वयता किस प्रकार से है, देखो ये बात कर रहे हैं हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी की बात करें तो यूके आता है। यूके में पार्लियामेंट पूरी तरह से सोवरेन है, वो कुछ भी चेंज कर सकती है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है, ठीक है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें तो वो यूएस का एग्जांपल होता है। यूएस मतलब अमेरिका में
जो जुडिशियल है, मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात करो तो वहाँ पर किसी पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू से बाहर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर जुडिशरी बहुत ही स्ट्रांग है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करूँ तो यूएसए आएगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करोगे, पार्लियामेंट सोवरेनिटी की बात करोगे तो यूके आएगा। बट जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में पार्लियामेंट पूरी तरह से सोवरेन भी नहीं है और पूरी तरह से जुडिशियल की सुप्रीमेसी भी नहीं है। यहाँ पर दोनों के मध्य समन्वयता है, यानी कि यहाँ पर भारत में जुडिशियल की न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की, तो वो यूएस की तुलना में कम है। ठीक है, यूएस की तुलना में कम कैसे? यूएस में होता है ड्यू प्रोसेसर ऑफ लॉ, ठीक है, विधि की नियत प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे कि वो क्राइम करता है, जैसे बाद में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत आप समझ लो कि जो क्राइम करेगा तो उस पर ट्रायल चलेगा ना, तो वो ट्रायल किस प्रकार से उससे चलेगा, पूरी एक प्रोसेस जो उसने क्राइम करा वो तो छोड़ो, मतलब उसे ट्रायल चलाए, उसे जो सज़ा दी गई है वो सज़ा कानून के तहत देगी, वो भी उसके अलावा जो उस पर प्रक्रिया चली थी वो भी प्रोसीजर, मतलब जो भी कानून था उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। बाद में इसके बारे में डिटेल भी समझो, पर ये समझो कि वहाँ पर ये जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम बहुत टफ है, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें फॉलो की जाती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब अब किसी पर ट्रायल कर रहे हो या सजा दी गई है, वो हमारे जो कानून में लिखी गई है ना उसके अकॉर्डिंग दी गई है ना, तो क्या हाँ कानून के अकॉर्डिंग दी गई तो सही है, अगर कानून के अकॉर्डिंग नहीं दी तो वो गलत है, अगर कानून के अकॉर्डिंग कुछ हुआ है तो वो सही है। मतलब विधि द्वारा जो स्थापित किया गया है ना लॉ, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेस को फॉलो किया गया तो वो गलत नहीं है। यूएस में क्या होता है, जो कानून में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ में मतलब ऐसा होना भी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें फॉलो की जाए, नहीं यार ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, तो उनको भी देखा जाता है कि एथिकली पॉसिबल है कि नहीं है, वो भी चीज़ें फॉलो की जाए। हमारे ओनली लॉ में लिखा गया तो वो सही है, लॉ में नहीं लिखा तो वो गलत है, ऐसा होता है। तो इससे ये समझ आता है कि यूएस में है ना जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जो भारत में है जुडिशरी के पास में, जो रिव्यू की दृष्टि से देखें तो भारत में जुडिशरी के पास में इतनी पावर नहीं है जितने की यूएस की जुडिशरी के पास में, मतलब भारत में जुडिशरी यूएस की तुलना में कम स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करें तो वो भी है, और साथ ही साथ करते हैं पार्लियामेंट सोवरेनिटी की, तो पार्लियामेंट पूरी तरह से सोवरेन नहीं है, अगर कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती। ठीक है ना, जुडिशियल के पास में रिव्यू पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकती है, बट जबकि यूके में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और यूएस में ऐसा नहीं होता कि यूएस तो हर चीज़ में इंटरफेयर कर सकती, बट भारत में ऐसा भी नहीं होता कि जुडिशरी हर मैटर में इंटरफेयर करेगी। जुडिशरी भी सेपरेट है और पार्लियामेंट भी सेपरेट है, तो मतलब दोनों के मध्य जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट सोवरेनिटी के बीच में समन्वयता का काम कर, दोनों अपनी अपनी जगह काम करेगी। अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करेगी तो जुडिशरी रोकेगी, जुडिशरी अपने मैटर का उल्लंघन करेगी, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगी या फिर उसको ज़्यादा जाके काम करेगी, तो पार्लियामेंट एक्ट ला के उनकी शक्तियों को ओवरलोड करने का यानी उसे पार करने की भी कोशिश कर सकता है। तो दोनों के मध्य समन्वयता की कोशिश है, दोनों के मध्य समन्वयता से काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलके एक साथ मिलके समन्वयता के माध्यम से काम करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम सातवां फीचर देख लेते हैं। सातवां फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एकीकृत। एकीकृत का मतलब क्या होता है? भारत में जुडिशरी है ना, वो आप देखोगे ना सबसे ऊपर है फेडरल जुडिशरी, है ना, वो सबसे ऊपरी वो न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे आएगा हाई कोर्ट, उसके नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके अंतर्गत और भी जो सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं वो आएंगे नीचे। ठीक है, तो सबसे ऊपर है वो है सुप्रीम कोर्ट है। जबकि यूएस की बात करोगे सुप्रीम कोर्ट जिसे फेडरल कोर्ट नहीं कहेगा, स्टेट की भी अपनी कोर्ट होंगी, तो उनके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बराबर में हो सकते हैं। भारत में ऐसे होगा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर नीचे वाले जो भी कोर्ट होते हैं वैसा सिस्टम होता है। तो यहाँ इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत जुडिशरी है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत में जुडिशरी है वो स्वतंत्र है। ठीक है, वो किसी के दबाव में आके अपना फैसला नहीं सुनाएगी, वो अपने हिसाब से जो है वो बात जैसा फैसला सुनाना वही इंडिपेंडेंस जुडिशरी है। ठीक है, इसके लिए क्या कुछ प्रावधान भी किए गए, जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रही, इसमें कोई दिक्कत ना करे, इसके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए, कुछ प्रोविज़न भी है, हमारे संविधान में भी किया गया। जैसे कि संविधान में लिखा गया है कि जो जज होते हैं उनका जो टेन्योर होगा वो फिक्स होगा, तो जजों का कार्यकाल है वो फिक्स होगा। संविधान में लिखा गया, संविधान में प्रोविजन की गई थी कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को किसी भी प्रकार से संसद द्वारा रोका ना जाए, संसद द्वारा जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसे छीना ना जाए, इसलिए संविधान में ही कुछ प्रोविजन कर दिए गए थे। जैसे कि जो जज होते हैं उनका टेन्योर फिक्स था, अगर टेन्योर कम होगा या संसद है वो अपने हिसाब से टेन्योर कम ज़्यादा कर सकती, तो वो जो जज होते हैं उनके जो भी डिसीजन होते हैं उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, इसलिए इनका टेन्योर है वो फिक्स होता है। साथ ही साथ में इनके जो भी डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, नियम कायदे कानून होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। जब तक कोई भी जज अपॉइंट कर दिया गया तो उसके अपॉइंट के बाद में ना तो उसके
फंड को चेंज कर सकते हो, ना कि उनके लिए जो डिसीजन है वो चेंज कर सकते हो। जहाँ जहाँ उसके लिए शर्तें हैं, नियम है, वो तय किए गए ना, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, तो ये सब फिक्स होते हैं। साथ ही साथ में उनको जो फंड मिलता है, उनको जो चार्जेस लगते हैं, वो सब कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से विहित होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो एक हमारे कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, बाद में हम इसका अध्ययन करेंगे तो जानेंगे। तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया होता है, उसमें सब कुछ काफ़ी सारी जो भारत की सोवरेन बॉडी है उनके लिए फंड दिए गए कि वहाँ उस पर जो विहित है ना फंड, उस पर संसद में डिस्कशन नहीं हो सकता है, संसद उसे कम नहीं कर सकती है। इसलिए भारत में जो जुडिशरी है उसके भी जो फंड है वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पर चार्जेज है, इसलिए उसमें चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ में जो जज है वो रिटायरमेंट के बाद में वापस जुडिशरी में काम नहीं कर सकते, इसलिए भी उनको इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। बिकॉज अगर वो वापस काम करें तो सरकार उनको प्रलोभन दे सकती है, इसलिए वो दबाव में आके अपने फैसले बदल सकते हैं। इसलिए इनको कहा कि रिटायरमेंट के बाद में आप जुडिशरी में काम नहीं कर सकते। इनके पास में कंटेंट ऑफ कोर्ट का भी अधिकार होता है। अगर कोई जुडिशरी के मैटर में दखल अंदाजी करेगा तो उसे कंटेंट ऑफ कोर्ट के तहत सजा भी सुनाई जा सकती है। साथ ही साथ में संसद में न्यायपालिका के उनके खिलाफ चर्चा नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका जो भी कार्य है, जुडिशरी के जो भी कार्य संसद यानी पार्लियामेंट में उसके पर चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होगी तो उस पर डिसीजन भी हो सकता है, चेंज भी करवाया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। तो इसलिए पता चलता है कि भारत की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, साथ ही साथ वो इंटीग्रेटेड भी है। चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर की बात करें, फंडामेंटल राइट। हमारे संविधान में हमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। ठीक है, उस टाइम हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट थे, बट जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, उस पर नहीं, जो संपत्ति का अधिकार था उस पर काफ़ी मैटर चले थे। केशवानंद भारती केस आया था, सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट भी हुआ था। तो इन सब को देखते हुए बाद में फाइनली उसको हटा के जो आर्टिकल 300A है ना उसमें लगा दिया गया। तो अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, नॉर्मल राइट है। ठीक है, जिसको अपन फंडामेंटल राइट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके माध्यम से उसे आर्टिकल 300A में लगा दिया, वो नॉर्मल एक्ट है। तो हमारे पास अब टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं? हमारे पास अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। जो राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इसमें इसके बारे में है। फिर राइट टू फ्रीडम की बात करें 19, 20, 21, 22। फिर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये आर्टिकल 30, 23, 24 इसमें एक्सप्लोटेशन के बारे में। फिर राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, धर्मनिरपेक्षता की जो हमारे अधिकार हैं उसके बारे में तो 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। फिर राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, इसके बारे में बात करें तो 29 है, 13 है, 30। ठीक है, कल्चरल उसके 2930 आर्टिकल से इससे संबंधित है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब कि हमारे संविधान में जो भी हमारे राइट दिए गए फंडामेंटल राइट, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो हमारे पास में ये पावर है आर्टिकल 32 के तहत कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हमारा राइट है इसका यूज़ करके हम हमारे जो अधिकार है उसकी रक्षा कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट है, इस अधिकार के तहत 4 रीट होती है। उस रीट के माध्यम से, हम रीट के बारे में भी बाद में अध्ययन करेंगे जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तब। तो इस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट का रक्षा कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर भी कहा जा सकता है। हम सीधे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट का फंडामेंटल जो राइट होता है ना उसका प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट है, ना कि हाई कोर्ट है। देखते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि संविधान की नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ऐसे से मतलब B.R. अम्बेडकर जी है, उन्होंने कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नोवल फीचर है, यानी कि ये संविधान की अनूठी विशेषता है। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था ये बहुत ही अनूठी विशेषता है। इसे पार्ट 4 में शामिल किया गया था। पार्ट 4 में इसे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। तो पहला है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन, यानी पहला सोशलिस्ट DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशलिस्ट है, दूसरा है गांधीयन, और तीसरा है उदारवादी यानी लिबरलिस्ट। देखो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है और ना कहीं ऐसा मेंशन है, बट इनको आप देखोगे ना, इनको नेचर को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से NDPSP है वो सोशलिस्ट नेचर के हैं, कुछ है गांधीयन नेचर के हैं, और कुछ हैं वो उदारवाद के। जैसे कि आर्टिकल 44 को देखोगे तो आपको उदारवाद का नेचर दिखेगा। कुछ गांधीवाद से भी है, ग्राम पंचायतों का जिक्र वगैरह है तो गांधीयन है, कुछ सोशलिस्ट भी है। तो ये उनको देखने से, उनके नेचर देखने से समझ में आता है। तो ये कैटेगराइज हमने खुद नहीं किया है, बुक्स का द्वारा किया गया था, ना कि संविधान में ऐसा मेंशन है। ठीक है, और जब DPSP की बात करें ना, जैसे फंडामेंटल राइट है
ये तो जुडिशरी द्वारा इसे लागू करवाया जा सकता है। बट डीपीएसपी की बात करें तो ये जुडिशियल नहीं है, मतलब इसका साफ है कि इसे जुडिशरी है वो लागू नहीं कर सकती है। संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेस नहीं है ताकि हम सारे डीपीएसपी को लागू करवा सकें। ये राज्य पे छोड़ दिया गया था कि राज्य की जिम्मेदारी है, जब राज्य के पास रिसोर्सेस होंगे तब राज्य की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों के प्रति जो भी उनके कर्तव्य उनको पूरा करेगा, और ये डीपीएसपी को बेस बना के राज्य है वो काम करेगा कि किस प्रकार से देश के लोगों की, जनता की भलाई करनी है। ठीक है, तो ये राज्य पे छोड़ दिया गया था सारा। डायरेक्ट डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में कई बार टकरार भी चला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में कहा था कि दोनों के बीच में समन्वय है, दोनों के बीच में संतुलन है, और संतुलन के माध्यम से राज्य को चलाया जा सकता है। बार बार जो इनके मध्य टकराव होता ना, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। देखते हैं नेक्स्ट फीचर। तो नेक्स्ट फीचर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ था या संविधान बन रहा था तब फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जिक्र नहीं था। इसी 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इसे ऐड किया गया था। जो स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि हमारी संविधान में 10 एक अमेंडमेंट करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दी जाए, क्योंकि नागरिकों का कर्तव्य है कि वो अगर फंडामेंटल राइट का यूज़ करते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि वो देश के प्रति उनके कुछ कर्तव्य उनका पालन भी करें। इसलिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया था। और फाइनली 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी, जो कि संविधान का जो पार्ट 4A है ना, जो पार्ट 4 में डीपीएसपी है, तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड कर दिया गया। तो इसके पीछे रीज़न तो बहुत हैं। जो इंदिरा जी अपने थे प्रधानमंत्री जी, वो चाहते थे कि नागरिकों की कोई ड्यूटी है, जैसे हमारे नागरिकों की ड्यूटी भी तो है ना, हमारी ड्यूटी है कि हम देश की रक्षा करें, देश के जो फ्लैग्स है, हमारा झंडा है, राष्ट्रीय तिरंगा उनका है, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारा इतिहास है, उनकी रक्षा करें, साथ ही साथ उनका सम्मान करें। ठीक है, और देश विरोधी भावनाएं उनको बढ़ने से रोक के आपस में भाईचारे की भावना रखे। तो इस प्रकार की हमारी कई सारी ड्यूटी है, तो उन ड्यूटी को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रख के 10 ड्यूटी को लागू कर दिया था। बाद में 2002 में ये कोई ड्यूटी को ऐड करके जो अभी हो गई टोटल 11, तो ये हमारे संविधान का पार्ट बन गया है। अगर ये गलती होती तो इसे बाद में चेंज भी कर दिया जाता, बट इसमें मिस्टेक नहीं थी। इसलिए देखो ज़्यादातर 44 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो भी 42 में जो भी चेंजेस किए गए थे ज़्यादातर उनको वापस रिवोक कर दिया था, बट जो भी कुछ अच्छे थे प्रोविज़न उनको रख दिया गया था। इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है वो जरूरी है, और देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो इसका पालन करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नेक्स्ट फीचर है हमारा सेक्युलर स्टेट, यानी धर्मनिरपेक्ष। ये भी हमारा जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम में जो हमारा संविधान बन रहा था, उस टाइम में सेक्युलर स्टेट के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं लिखा था, बट हमारे संविधान को आप पढ़ोगे ना, जो हमारे आर्टिकल है उनको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान निर्माता भी चाहते थे, उन्होंने लिखा नहीं, वो मेंशन नहीं करना चाहते थे, बट वहाँ पे उनके फीचर देख के आपको समझ में आएगा हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर किसी जो एक धर्म है उसका पूरे देश पर वर्चस्व नहीं है, सब धर्म है वो मिलजुल कर रहते हैं, सारे धर्म का अपना अपना वर्चस्व है। ठीक है, तो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे कि ये जो सेक्युलर स्टेट है ये वर्ल्ड है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में लाया गया था, इसके माध्यम से इस धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर स्टेट के वर्ल्ड को ऐड किया गया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, सेक्युलर वर्ल्ड ये ऐड कर दिया गया था। और हमारे जो संविधान है उसको आप देखोगे तो कई जगह ये वर्ल्ड किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 16 है। ठीक है, जो 4 आर्टिकल है। उसके बाद में आर्टिकल 25 को देखोगे, आप 26 को देखोगे, 27 को देखोगे, इन सब में भी मेंशन है। साथ ही साथ 28, 29, 30, 44 इन सब के बारे में, इन सब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सब लोग हैं, उनके ऊपर पूजा करने का अधिकार है, सब अपना जो धर्म है उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ना कोई किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवा सकता है। तो इस संविधान की जो भी मूल स्ट्रक्चर उनको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेक्युलर स्टेट है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसे चेंज नहीं कर सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फीचर को देख लेते हैं। तो इस फीचर को देखने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है ना, देखो वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट मीन्स वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म है ना, उनमें देखो एक तो नेशन है यानी राष्ट्र है, राष्ट्र की
धर्म से पूर्णतः अलगाव है। मतलब फ्रांस में क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट है वो पोप के कल्चर में जाके इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब धर्म में जाके इंटरफेयर नहीं करेगी। धर्म कुछ भी कर रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट जाके इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो पूर्ण तरह से अलगाव है, सेपरेट डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन का वो फॉलो करते हैं। पर जब भारत की बात आती है यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। धर्म में भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कि आपने ट्रिपल तलाक देखा होगा, ये तो धर्म का आंतरिक मामला था, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरफेयर किया और उसे खारिज कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में कई ऐसे जो कानून थे जो कि हमारे संविधान की दृष्टि से या फिर लीगली या तरीके से वो गलत थे, तो धर्म के मामलों में भी सरकार ने इंटरफेयर किया और उसे चेंज करने का काम किया। तो भारत में पूर्ण तरह से अलगाव नहीं है। गांधी जी भी इसके पक्ष थे कि भारत में धर्म है वो पूर्ण तरह से सरकार से अलग नहीं है। धर्म ही सरकार है, सरकारी धर्म, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ मिलकर ही काम कर सकते। तो अब हम नेक्स्ट फीचर को देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी मताधिकार, मत देने का अधिकार है, उसके बारे में ये हमारे संविधान में देखा गया। तो पहले ही है जो हमारे पास में 21 साल का जो भी व्यक्ति है, जो एडल्ट है 21 वर्ष का, 21 ईयर का, वो वोट दे सकता। बट बाद में इसे चेंज करके 1998 में 21 से 18 ईयर का कर दिया। 18 साल का जो भी एडल्ट है वो वोट दे सकता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति धर्म कुछ भी देखे वो व्यक्ति है वो वोट दे सकता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस प्रकार का प्रावधान ला दिया। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का भी फीचर है हमारे संविधान में। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। यूएस की बात करूँगी तो वहाँ 2 सिटीजनशिप है, यानी कि वहाँ का कोई स्टेट है जैसे टेक्सास है तो टेक्सास की अलग सिटीजनशिप है, वहाँ का अलग नागरिकता है, और यूएस की अलग नागरिकता है, तो वहाँ पे 2 नागरिकता चलती है। बट इंडिया की बात आती है तो इंडिया में सिंगल सिटीजन ओनली भारत का ही नागरिक है, राज्यों का अलग अलग नागरिक नहीं है। बिकॉज कि यूएसए में है ना, वो बहुत सारे राज्य एक साथ आकर यूएसए का निर्माण करे था, बट भारत में ऐसा नहीं था। भारत एक पहले से राष्ट्र था, और वहाँ पे अलग अलग प्रशासन चलाने के लिए छोटी छोटी इकाइयों के रूप में राज्यों को अलग अलग बांटा गया है। यूएसए की तरह नहीं है, एक साथ नहीं मिले, ठीक है। इसलिए भारत में एक राष्ट्र की भावना जगाने के लिए एक राष्ट्र एक सिटीजनशिप की, जो एक राष्ट्र एक सिटीजनशिप यानी एक देश एक नागरिकता का स्लोगन भी अपनाया गया है, इसलिए भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अब चलते हैं चौथे फीचर की। चौथे फीचर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी इंडिपेंडेंस बॉडी जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, ये तो संविधान में वर्णित है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी और भी बॉडी है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, के कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, साथ ही साथ में यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है। ऐसे बहुत सारी इंडिपेंडेंस बॉडी का भी हमारे संविधान में वर्णन है, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी की प्रोविज़न है हमारे संविधान में, ये भी एक फीचर है। इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविज़न है, जैसे कि हम आर्टिकल 352 की बात करें तो इसमें नेशनल इमरजेंसी के प्रोविज़न का वर्णन है। आर्टिकल 356 की बात करें, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल का भी वर्णन है कि प्रेसिडेंट रूल किस प्रकार से लगाया जाएगा। फिर आर्टिकल 360 की बात करें, 360 की, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। तो हमारे इमरजेंसी प्रोविज़न का भी संविधान में वर्णन किया गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो एक तो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, और तीसरी है लोकल लेवल पर। तो ये लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है ना, वो हमारे संविधान जब बना था तब स्टार्टिंग में नहीं हुई थी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, बट हमारे संविधान में कुछ ऐसे फीचर थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में भी, जिसके बाद में 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे, जो कि किए गए थे 1992 में, 1992 में 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड संविधान संशोधन किया गया। और हमारे जो संविधान में है उसमें लोकल लेवल पर गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और नगर पालिका के जिक्र किया गया, संविधान में इसका वर्णन किया गया, और इसके लिए अलग आर्टिकल भी बनाए गए थे, ठीक है, और आर्टिकल में इसको लिखा गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी वर्णन है। ये भी हमारे संविधान बना था तब इसका वर्णन नहीं था, बाद में 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में किया गया और इसको वर्णित किया गया संविधान में, जिसको आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 43B में भी इसका वर्णन किया गया है। फिर कुछ आलोचना देख लेते संविधान के बारे में। तो संविधान जो लिखा गया उसके बाद में कई सारी आलोचना भी की जा सकती है, जैसे बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब कई सारे जो सोर्सेज उनसे उधार लिया गया संविधान, ऐसा भी आलोचना की जाती है। साथ ही साथ एक ये भी आलोचना की जाती है कि पूरी तरह से 1935 का जो एक्ट था, 1935 का एक्ट था, उसका कार्बन कॉपी है, ठीक है। इसके अलावा भी ये भी कहा जाता है कि एंटी इंडिया है, इसमें जो भाषा है, जो इसके तरीके हैं, वो भारतीयता के खिलाफ है, ऐसा भी इसकी आलोचना की जाती है। साथ ही साथ जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसके भी खिलाफ है, ये भी बोल के इसकी आलोचना की। साथ ही उसकी साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग है, कांग्रेस का वर्चस्व है, हिंदुओं का स्वर्ग है, ऐसे कई प्रकार से संविधान की आलोचना करी जाती है, ठीक है। फिर संविधान में यहाँ पार्ट दिए हुए हैं, शेड्यूल दी गई है,
फंडामेंटल राइट के भी कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट उसका भी वर्णन है, इसको आप आराम से देख सकते हो। एक बार देख लेना कितने पार्ट है, किस किस पार्ट का एक बार नाम याद रख लेना और आर्टिकल को भी देख लेना, 2-4 बार देखोगे तो आपको याद रह जाएगा, तो अच्छे से देख लेना। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है वो पूरा हो गया है, चलेंगे कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू।